हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस को देख रहे थे और दो टैक्स हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिए हैं। एक है हमारा पर्सनल इनकम टैक्स और एक है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ठीक है, तो डिफरेंस सिर्फ इतना था कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पार्ट हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो आपको ये देना पड़ेगा। एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बेसिकली क्या होता है, इफ़ योर कंपनी फर्म या कोई भी एक आपका कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2019, तो उसके अंतर्गत आपको टैक्स देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। अब बात करते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स की। ठीक है, अब नाम में मिनिमम है, लेकिन ये टैक्स उस चीज पे लगेगा। दो ऑप्शंस आपके पास होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। उनमें से जो भी चीज मैक्सिमम लिमिट की होगी वो टैक्स बनेगा। अभी समझाता हूं इस बात का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा। ठीक है, ये इसको इंट्रोड्यूस करा गया था, हाल फिलहाल का टैक्स नहीं है। हम लोग जिस टाइम के आसपास पैदा हुए हैं ये उस टाइम का टैक्स है, ये 1997 टू 1998। ओके, सेक्शन 115 जेबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत ये चीज लगाई जाती है। 115 115 जे पी, जे फॉर जयपुर, बी फॉर बेंगलुरु। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है, देखो हमारे देश में ना कुछ कंपनीज ऐसी थी उस जमाने के अंदर, 1990s के डिकेड के अंदर, जब ये जो आईआरएस ऑफिसर्स थे और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह थे, इनकी एक मीटिंग में ये चीज पता लगी कि सर जी देयर आर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तक एक बात पहुंचाई आईआरएस ऑफिसर्स ने कि सर जी देयर आर सर्टेन कंपनीज, वो जीरो टैक्स कंपनी है। अब मंत्री तो आप जानते ही हो, अब जब वो ऐसी कोई टर्म्स होने तो वो सबसे पहले तो उनका बीपी हाई होता है कि आसान भाषा के अंदर मुझे बताओ ये जीरो टैक्स कंपनी क्या होती है। ठीक है, क्या होता है, देखो कुछ कुछ कंपनी ना प्रॉफिट कर रही होती है, कुछ कुछ कंपनी प्रॉफिट कर रही होती है। ठीक है, अब जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, आपको पता है दो चीजें अभी हमने ऊपर पढ़ी। एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत कुछ कुछ कंपनीज को भी, या एक जो पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, अब हो है तो ये फर्म ही, छोटी कंपनी है भली, तो ये इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इस टैक्स को हम लोग कहेंगे पर्सनल इनकम टैक्स, एंड दिस विल बी रेगुलेटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। दूसरा है कि अगर प्रॉपर कोई कॉर्पोरेट फर्म या कुछ भी है तो वो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2019। अब क्या होता है, कंपनीज प्रॉफिट कर रही हैं, ठीक है, अब जो किसी किसी इंडिविजुअल की इनकम पर या पार्टनरशिप फर्म्स पर जो भी प्रोविजंस लागू होती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग उनको इतना इतना टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन कुछ कंपनीज ये चाहती हैं कि अगर हम आईटी एक्ट 1961 के अंतर्गत अगर टैक्स पे करेंगे, हमारा बहुत सारा प्रॉफिट हमारे हाथों से चला जाएगा, तो वो लोग ना अपने आप को रजिस्टर करवा लेती हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2019। या फिर अगर वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत भी टैक्स दे रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन वो करते क्या है, अपने पीएनएल स्टेटमेंट को, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कुछ इस प्रकार से तिगड़म करके शो करते हैं। अपना जो बुक प्रॉफिट होता है, बुक प्रॉफिट मतलब ये जो पीएनएल स्टेटमेंट होती है, इसी को बुक प्रॉफिट कहते हैं। मतलब हाँ ठीक है, इसको बुक कहते हैं कंपनीज की, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब क्या करती है, फायदा क्या उठाती है कंपनीज, जो भी प्रोविजन है कंपनीज एक्ट 2019 के अंतर्गत, हमें राइटर ने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के अंतर्गत ये वाली बात नहीं बताई, लेकिन इस कंपनीज एक्ट 2019 में अगर आप रजिस्टर्ड हो, आपको बहुत सारे ना एग्जेम्पशंस मिलते हैं, बहुत सारे, एज कंपेयर टू अगर आप सिर्फ पर्सनल इनकम टैक्स दे रहे होते तो उससे भी कहीं ज्यादा आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं। आपको बहुत प्रकार के डिडक्शंस मिलते हैं। आप इसी डिडक्शन को देख लो, 25% से 15% वाली बात को। ठीक है,
अब होता क्या है, ये ना अपना बुक प्रॉफिट इस प्रकार से मैनिपुलेट करके दिखाती हैं कि इनको ना रेवेन्यू प्राप्त हो ही नहीं रहा है, इतना नहीं हो रहा है कि जितने पे इनका जो टैक्स बनता है, तो वो इतना करके दिखा देती हैं ये कंपनीज कि बहुत कम हमें रेवेन्यू की प्राप्ति हो रही है। तो अब जब बहुत कम हो रही है तो जो इनके स्लैब्स का नेचर होता है वो चेंज हो जाता है, तो उस पर इनको बहुत कम टैक्स देना पड़ता है, किसी किसी को तो देना ही नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं वो कंपनीज। ठीक है, देखो यहां पर पहले पूरी केस स्टडी जानते हैं, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली चीज समझ में आ जाएगी। इट इज इम्पोज ऑन जीरो टैक्स कंपनीज एट 18.5% ऑफ द बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट के अंतर्गत ही तो सारा का सारा गपला उन्होंने पीएनएल स्टेटमेंट में ही तो कर रखा होता है कि जिसमें वो अपना रेवेन्यू बहुत कम दिखा रही होती हैं। तो उनको ये बोला जाता है कि कोई बात नहीं, आप बुक प्रॉफिट के अंदर रेवेन्यू कम दिखा रहे हो ना, इस बुक प्रॉफिट का जितना भी वो निकला 18.5% आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। कैसे? जनरली क्या होता है, जब भी हम एक इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं तो वो चीज कैलकुलेट करी जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। लेकिन जो कंपनीज होती है, तो हो गई इंडिविजुअल की बात, लेकिन जो कंपनीज होती हैं वो कैलकुलेट करती हैं अपने बुक प्रॉफिट को नॉट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्योंकि वहां पर टैक्स ना ज्यादा बन जाता है। आप देखो ना, आपके पास यहां पर एग्जाम्पशन डिडक्शन मिलेंगे भी, लेकिन आपके पास स्लैब्स हैं पूरी की पूरी। तो आपका अगर रेवेन्यू अगर इतना दिखा एक इंडिविजुअल के लिहाज से, तो आप उस स्लैब में फंस जाओगे और उतना टैक्स तो फिर आपको उतना प्रतिशत देना ही पड़ेगा। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, कुछ कुछ कंपनीज क्या करती हैं, ये ना कंपनीज एक्ट 2019 के प्रोविजंस का फायदा उठाती हैं। अब क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो आपको वेरियस तरीके की एग्जेम्पशंस, डेप्रिसिएशंस और डिडक्शंस जो है वो अलाउ करता है। किस पर? ये चीज हमने ऊपर डिस्कस नहीं करी थी पर्सनल इनकम टैक्स के कंसेप्ट में। ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इस पे क्या होता है, जो कहां गए नीचे, हाँ, जो कंपनीज होती हैं उनका जो भी ग्रॉस इनकम होती है या जिसको हम लोग बुक प्रॉफिट कहते हैं, उस पे आपको बहुत प्रकार की छूट मिलती है, बहुत प्रकार के डिडक्शन, डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं। अब कंपनीज जो है अपनी पीएनएल स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दिखाती है कि देखो ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट, हमने जनरेट करा है, लेकिन हाँ उसमें से फिर वो एग्जेप्शंस, डिडक्शंस, डेप्रिसिएशंस, इतना हमारा खर्चा आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था, रेंट देना पड़ा, बिजली का बिल, ये वो करके वो अपने ग्रॉस इनकम में से, आपको पता है ना, मैंने कल आपको बताया था ग्रॉस इनकम का पूरा पूरा पार्ट जो आप कर ला रहे हो वो थोड़ी ना आपको टैक्स के फॉर्म में पे करना पड़ता है। वो जो पीएनएल स्टेटमेंट होती है उनमें अपने खर्चों को कुछ इस प्रकार से घुमा फिरा के हेराफेरी करके दिखाते थे कि उनको एग्जेम्पशन, डिडक्शन और डेप्रिसिएशन होने के बाद, इसका डिडक्शन होने के बाद ग्रॉस इनकम से जो कंपनीज हैं उनकी जो टैक्सेबल इनकम जो बनती थी वो बहुत कम बनती थी, और जो अमाउंट निकल कर आता था जो सरकार के पास पहुंचना इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इट कम्स आउट टू बी वेरी लो। तो हुआ क्या, तो इस प्रकार की जो ये जीरो टैक्स कंपनीज हैं, इनको बोलते थे वेरी लेस टैक्स कंपनीज, इनके लिए इंट्रोड्यूस करा गया था एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब मैंने आपको बताया था ना, ये चीज वैसे तो मिनिमम है, लेकिन दो ऑप्शंस के बीच में तो जो भी मैक्सिमम होगा वो टैक्स बनेगा। क्या? अब ये बोला गया 1997 टू 1998 में अंडर सेक्शन 115 जेबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी को अब ना या तो कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है या तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे करना है, इनमें से जो भी चीज हायर होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। अब होगा क्या, ये चीज पता कैसे लगेगी? अगेन इसका सिंपल सा आंसर है आपका ऑडिट रिपोर्ट, जो कि आप प्रिपेयर करवाओगे अपने सीए से, और यहां पर सबकी चालाकियां पकड़ी जाएंगी। कुल मिलाकर बस इसका फंडा यही है, अगर आप इसको पढ़ोगे, कभी एक दो आर्टिकल्स पढ़ोगे, मैं आपको पूरा तरीके से बता देता हूं। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स सिर्फ उन कंपनीज के लिए इंट्रोड्यूस करा गया था जो कि अपने पीएनएल स्टेटमेंट में घुमा फिरा के इस प्रकार से गफलेबाजी करके अपनी ग्रॉस इनकम को दिखाती थी कि इस ग्रॉस इनकम पे हमें डिडक्शन मिल जाएगा, इस ग्रॉस इनकम पे हमें क्या कहते हैं एग्जेम्पशन मिल जाएगा, इस ग्रॉस इनकम पर हम ये डेप्रिसिएशन करके दिखा देंगे कि इतना हमारा खर्चा हुआ, इतना हमने जो है हमें कुछ जनरेटर्स बाय करने पड़े, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना हो जाता है, वर्करों की इतनी सैलरी हो जाती है कि अल्टीमेटली जो टैक्स देने भर को जो इनकम बचती है ना, वो कंपनी के लिए कुछ भी नहीं होती। वो एक 10-20 रुपए की एक
एक चिप्स के पैकेट या बिस्किट के पैकेट पे खर्च करने बराबर उनका जो टैक्स की कीमत होती है, तो वो कहते हैं लो ये हमारा टैक्सेबल इनकम बन रही है, लो ले लो। लेकिन फिर भी सरकार के पास ये रिपोर्ट थी, ये हिंट थी कि ये कंपनीज अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, टिकी कैसे हुई हैं ये। तो जब ये प्रॉफिट जनरेट कर ही रही हैं और ये टिकी हुई हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच खोल रही हैं, 2 कंपनी से 4 कंपनियां बना ले रही हैं, तो भाई प्रॉफिट में कहीं ना कहीं गफलेबाजी होती है। तो पकड़ी ये चीज ये गई कि ये लोग ना अपना जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, P&L स्टेटमेंट होती है, ये कंपनीज एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने आपको रजिस्टर्ड करके दिखाते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2019 के अंतर्गत बहुत ज्यादा आपको छूट, बहुत ज्यादा डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस मिलती हैं इफ यू आर अ कंपनी। तो अब इनको ये बोल दिया कि बेटा तुम कंपनी हो ना, तो तुम्हें या तो कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है, या तो फिर अगर तुम अपनी P&L स्टेटमेंट वगैरह है, तुम अपना जितना मर्जी जो माइनस करना है वो कर लो, ठीक है। इनमें से लेकिन जो भी चीज ज्यादा निकल कर आएगी वो तुम्हें टैक्स की फॉर्म में पे करनी पड़ेगी, और दोनों की ऑडिट रिपोर्ट तुम हमें सौंपोगे। ऑडिट रिपोर्ट तो ये वाली तो देनी ही पड़ेगी, बात तो वही है ना, ये जो कहाँ गया, ये बुक प्रॉफिट वाली, P&L स्टेटमेंट वाली। और बहुत पुरानी चीज है ये, 1997 टू 1998 की चीज है ये। फिर अगला आता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अच्छा पहले बताओ ऊपर वाला समझ में आ गया? एक टैक्स को और कवर कर लेते हैं, छोटा सा है, DDT, ठीक है। अब ये DDT एनवायरमेंट इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में अपना दिमाग लेकर मत चले जाना, वहां पर DDT एक अलग चीज होती है, ये है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कोई भी जो डोमेस्टिक कंपनी होती है, हालांकि एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले, ये टैक्स अब अबॉलिश हो गया फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, अब ये टैक्स यूज नहीं होता, ठीक है। एक टर्म पहले जानते हैं, डिविडेंड। ये डिविडेंड वर्ड क्या होता है? कंपनी जो भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो कि अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करे आउट ऑफ इट्स टोटल प्रॉफिट। एक कंपनी है ABC, ये है उसका शेयर होल्डर उस कंपनी का, ठीक है। कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर उनको प्रॉफिट हो रहा है। मेरी उस कंपनी में क्योंकि उस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो इस कंपनी के कुछ राइट्स, कुछ एंटाइटलमेंट्स मेरे पास भी हैं। तो अगर कंपनी ओवरऑल अपना प्रॉफिट कर रही है, वो प्रॉफिट की बारिश के मजे ले रही है, तो थोड़ी सी बूंदे मुझ पर भी गिरेंगी, और जो ये बूंदे मुझ पर गिरेंगी प्रॉफिट की, जो कंपनी ने जो बारिश ले ली प्रॉफिट की, इसकी कुछ छींटे, कुछ बूंदे जो मेरे ऊपर गिरेंगे, उसको कहते हैं डिविडेंड। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट जो कंपनी अर्न कर रही होती है, और अगर मैंने उसके कंपनी के शेयर ले रखे हैं, तो मुझे उसके ऊपर डिविडेंड की प्राप्ति होती है। अब देखो दोस्तों, क्या है ये डिविडेंड कैसे मिलता है? जैसे मैंने ना लगभग 300 शेयर जो हैं वो होल्ड कर रखे हैं मनापुरम फाइनेंस के, मनापुरम फाइनेंस कंपनी के। तो 15 फरवरी 2023 की बात है ये, अभी रिसेंटली, ठीक है, पिछले महीने की बात है। मुझे मनापुरम फाइनेंस कंपनी ने, क्योंकि मैंने उसके 330 शेयर होल्ड कर रखे हैं, इन्होंने मुझे, इनको प्रॉफिट हुआ होगा जो भी, उस पर इन्होंने मुझे 247.50 रुपीज़ मुझे भेजे। यानी कि केक कटेगा सब में बटेगा, ये वो वाली फिलॉसफी है। अब हो सकता है कि कंपनी के जो और लोग हों, उन्होंने 3-3 करोड़, 30-30 हज़ार करोड़ शेयर बाय कर रखे हों, जो भी कर रखे हो। मेरा 330% शेयर था, तो आउट ऑफ द एंटायर केक उसमें मेरा जितना कंट्रीब्यूशन था उतना प्रॉफिट मुझे मिल गया, 247.50। मेरे पास शेयर होल्ड है ना, मैंने कुछ क्या कहते हैं परचेज करा एक्स्ट्रा, या फिर मतलब कुछ भी नहीं करा, मतलब मैंने, ये मेरे को फ्री का पैसा मिल गया, मतलब कुल मिलाकर। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये, ताकि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे अच्छे से शेयर हो जाए, दिख जाए। एक मिनट, ये देख रहे हो दोस्तों, ये जो है कंपनी ने जो अपने से मुझे प्रॉफिट निकाल कर दिया, इसको स्टॉक मार्केट की भाषा में, या फिर इक्विटी मार्केट की भाषा में, या फिर डेरिवेटिव मार्केट की भाषा में, कुछ भी कह लो, एक ही टर्म्स है जो सारी मैंने यूज़ करी, ये ना प्रॉफिट नहीं कहते हैं। कंपनीज जब अपने प्रॉफिट में से, बड़े केक में से छोटा सा स्लाइस जब मुझे देती है, उसको डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, यहां पर कहीं पर भी देखो प्रॉफिट ही लिख रखा है, मेरे लिखा रखा है प्रॉफिट अर्नड नहीं, डिविडेंड अर्नड, ये मेरा डिविडेंड है 247.50, एक कंपनी से मुझे मिला है। कितना? 330 शेयर पे
247.50। अब मेरे शेयर होल्ड है, चाहे मैं उनको 10 साल तक होल्ड करके रखूँ या फिर जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं उसको होल्ड करके रखूँ, वो मेरा जब तक बढ़ता रहेगा या गिरता रहेगा उसकी बेसिस पर पीएनएल मेरा चेंज होता रहेगा, लेकिन ये मुझे मिलता रहेगा क्वार्टरली बेसिस पर, या जैसा भी अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है उसके बेसिस पर मुझे मिलता रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखना ध्यान से इसको। It is showing cumulative dividend paid to you in this period. Dividend is paid subject to stocks being held in your डीमैट अकाउंट। क्योंकि मैंने 330 होल्ड कर रखे हैं, इसलिए 330 के हिसाब से मुझे इतना मिल गया डिविडेंड। ओके, डिविडेंड का मतलब तो आप समझ गए। डिविडेंड अब कंपनी ने मुझे डिस्ट्रीब्यूट करा क्या? जी हाँ, करा दिया ना, मन्नापुरम फाइनेंस ने मुझे डिविडेंड 247.50 रुपीज़ का। अब इसके ऊपर टैक्स लगता था। अब बड़ी सारी कंपनीज जो थी ना, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड थी, वो ये कहती थी सर जी कुछ भी नहीं बचता है, आप तो यार इतना अगर इसके ऊपर भी टैक्स निकाल लोगे तो फिर हम तो अपने प्रॉफिट से पे आउट कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो फिर हम क्या करें, या तो उनको पे नहीं करें, और जब उनको पे नहीं करेंगे तो घंटा कोई हमारे शेयर खरीदेगा। कई लोग तो सिर्फ डिविडेंड के लिए आते हैं हमारे पास, जो सेफ तरीके से बस हमारे शेयर होल्ड करके डिविडेंड भी खाना चाहते हैं और लंबे समय के लिए वो शेयर होल्डिंग करके उससे भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जब उसी पे आप जब ये टैक्स लगा रहे हो तो हमें बचेगा क्या? मतलब ये कंपनीज रोती थी, जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है या जो अपने शेयर से डिविडेंड देती है ना, मतलब कंपनीज के प्रॉफिट को आपने समझ ही लिया है, हम उसको प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम उसको डिविडेंड कहते हैं ना। तो वो रोती थी कि यार ये हमारा बेफालतू का आपके पास पैसा चला जाता है, ठीक है, हमारी और भी अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो होता क्या था, एनी डोमेस्टिक कंपनी डिक्लेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड, जैसे मुझे अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मैंने आपको दिखाया लाइव, इट वॉज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट 15%। भाई साहब बहुत होता है 15%, 15% ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ये उनके प्रॉफिट पे नहीं देना पड़ेगा उनको, ये जैसा डिविडेंड मुझे दिया गया ना, ऐसा उन्होंने जो टोटल डिविडेंड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ऐसे जैसे मुझे 330 शेयर पे इतने पैसे मिले, और भी ऐसे करोड़ों शेयर होल्डर्स होंगे उनके, जिन्होंने लाखों हजारों करोड़ों रुपए शेयर जो होंगे शेयर परचेज कर रखे होंगे, उन पे जो भी कंपनी ने डिविडेंड दिया, इस डिविडेंड पे 15% जो होगा ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड, इस पे टैक्स लगेगा। इट वॉज लिवाइड अंडर सेक्शन 115 ओ फॉर आउल, ये जीरो नहीं है, 1115 ही लिखा हुआ है, 115-O ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सिर्फ वही डोमेस्टिक कंपनीज जो कि डिफाइन है अंडर आईटी एक्ट 1961, इन्हीं को सिर्फ पे करना पड़ता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। लेकिन अब इसको अबॉलिश कर दिया क्या, कंपनी को बोल दिया गया रोना गाना मत मचाओ, नहीं ले रहे तुमसे। अगर ये चीज कंटिन्यू रहती ना, मान लो मैं 2020 या 2019-18 में बैठा होता, जब तक ये चलता था, तो ये मुझे इतना भी नहीं मिलता, ये मुझे बहुत कम मिलता। क्यों? जब कंपनी डिविडेंड पे कर रही है और उसको जब ये टैक्स वगैरह देने पड़ेंगे तो वो ऑब्वियस ही बात है, फिर वो इतना डिविडेंड क्यों पे करेंगे, तो डिविडेंड जो है वो फिर मुझे और कम मिलता। लेकिन क्योंकि ये चीज़ अबॉलिश हो गई, इसलिए मुझे 330 शेयर पर इतना पैसा मिला, 247.50। अगर ये 2020 से साल ये पहले होता तो मुझे शायद से 330 शेयर पे इतना पैसा भी नहीं मिलता। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट टैक्स इंपॉर्टेंट टैक्स है, मैं चाहता तो इसी लेक्चर के अंदर कवर करवा सकता था, लेकिन मुझे सबसे पहले आपको ना डिफरेंसेस बताने हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इक्विटी और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में इत्मीनान से आराम से बात करेंगे डिटेल लेक्चर बनाकर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।